तो स्वागत है आप सभी का माई VKG क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का साइंस में बच्चों भौतिकी को पढ़ेंगे। चैप्टर 1 होगा विज्ञान और मापन। ये जो वीडियो है बच्चों पार्ट 2 वीडियो है। इसके पिछले वाले में हम लोग ने देख चुका है पार्ट 1 वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो पहले पार्ट 1 वीडियो को देख लें, तब इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा। तो हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि FE स्पति, MK स्पति और CG स्पति क्या है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो हम लोग का है बच्चों क्वेश्चन मात्रकों की पद्धतियाँ। क्या है बच्चों? मात्रकों की पद्धतियाँ। कह रहा है मात्रकों की पद्धतियाँ। अक्टूबर 1960 में, ठीक है, पेरिस के निकट सवेरे नामक स्थान पर संपन्न 11वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन में लंबी परिचर्चाओं के बाद एक नई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का आविर्भाव हुआ। इनमें 6 आधारी मात्रक हैं। इनमें 6 आधारी मात्रकों को परिभाषित किया गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन रहा है। 11वीं माप तौल सम्मेलन कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। 11वीं माप तौल सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पेरिस के निकट सवेरे नामक स्थान में पर। ठीक है, 11वीं माप तौल किस देश में हुआ था? तो पेरिस देश में हुआ था। ठीक है, 11वीं माप तौल 1960 में हुआ। ठीक है, 11वीं माप तौल में कहा गया कि 6 आधारी मात्रक हैं, यानी कि 6 मूल मात्रक है। और देखिए 11वीं माप तौल में कहा गया कि 6 मूल मात्रक है। और देखिए अब कह रहा है 14वीं 1970 में संपन्न 14वीं माप तौल महासम्मेलन में 7 आधारी मात्रक मूल जोड़ा गया। तब कहा गया कि बच्चों 1960 में जो 11वां माप तौल सम्मेलन हुआ था उनमें 6 मूल मात्रक थे, और 1970 में जो 14वां माप तौल सम्मेलन हुआ उनमें 7 है। ठीक है, इनमें 6 है। तो अब कहा गया कि ये जो 14वीं माप तौल सम्मेलन हुआ था यह फ्रांस देश में हुआ था। किस देश में हुआ था? तो फ्रांस देश में हुआ था। फ्रांसीसी नामकरण के कारण संक्षेप में SI मात्रक का नाम से जाना जाता है। जो 7 आधारी मात्रक को जोड़ा गया 1970 में और 14वीं माप तौल महासम्मेलन में जोड़ा गया। तो SI फ्रांसीसी नामकरण के कारण ही SI मात्रक कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है। यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1960 में 11वीं माप तौल सम्मेलन हुआ, 1970 में 14वां माप तौल सम्मेलन हुआ था। 11वीं माप तौल सम्मेलन में 6 आधारी मात्रक थे और 14वां माप तौल सम्मेलन में 7 आधारी मात्रक हो गए। तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस पद्धति में ज्यामिति के 2 राशि समतल कोण एवं घन कोण है, जो भौतिक राशि नहीं है। अब कहा जाए कि समतल कोण और घन कोण क्या भौतिक राशि है? तो नहीं। के मात्रकों को भी संपूरक मात्रक के रूप में परिभाषित किया गया। संपूरक मात्रक करें ना। संपूरक मात्रक के 2 प्रकार होते हैं। पहला है समतल कोण और दूसरा है घन कोण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब तो अब देखिए बच्चों, इसी हमने तालिका बना रखा है आधारी राशियां एवं SI मात्रक। आधारी राशि और SI मात्रक। अभी तक आधारी राशि 7 है बच्चों। तो पहला देखिए लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है और इनका संक्षेप होता है m। ठीक है, लंबाई का SI मात्रक मीटर, इनका संकेताक्षर होता है m। ठीक है, द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है और इसका संकेताक्षर होता है kg। समय का SI मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, और ताप का क्या होता है? केल्विन को K से सूचित किया जाता है। और छठा है
ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला होता है और कैंडेला को CD से सूचित किया जाता है। पदार्थ का परिणाम यानी कि मोल का पदार्थ का परिणाम का SI मात्रक मोल होता है। इसका संक्षेप में इसको MOL कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए ये 7 आधारी मात्रक है ना, तो अब देखिए मीटर को M से सूचित किया जाता है। मीटर को किससे? M से। किलोग्राम को kg से, सेकंड को A से ले और एम्पियर को A से सूचित किया जाता है। एम्पियर को किससे सूचित किया जाता है? तो A से सूचित किया जाता है। केल्विन को K से, कैंडेला को CD से और मोल को MOL से। चलिए बच्चों, क्या कर रहा है? आधारी राशि हमने 7 पढ़ा दिया। हम नेक्स्ट देख रहे हैं संपूर्णक राशि और उनके मात्रक। ठीक है ना बच्चों? संपूर्णक राशि कितनी होती हैं? 2 होती हैं। पहला समतल कोण, दूसरा घन कोण। समतल कोण का SI मात्रक रेडियन, घन कोण का SI मात्रक स्टेरेडियन। रेडियन का संकेत होता है RAD। रेडियम का संकेत RAD। स्टेरेडियम का SR। क्या होता है? SR। संपूर्णक राशि कितनी होती है? 2 होती है। संपूर्णक राशि 2 होती है और पहला है समतल कोण और दूसरा है घन कोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, मानक एवं उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मानक एवं SI उपसर्ग। देखिए अंश ये दिया है ना, और ये है अंश है, ये है उपसर्ग, ये है संकेत। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा परीक्षा में? ठीक है बच्चों, उसी तरह से हम बताऊंगा। ठीक है, अब पूछेगा 10 के पावर -3 यानी कि मिली होता है। 10 के पावर -3 मिली, 10 के पावर -6 माइक्रो, 10 के पावर -9 नैनो, 10 के पावर -12 पिको, 10 के पावर -15 फेमटो, 10 के पावर -18 एटो। ठीक है, मिली को M से सूचित किया जाता है, माइक्रो को U से, नैनो को N से और पिको को P से और फेमटो को F से और एटो को A से सूचित किया जाता है। ये हमने बता दिया बच्चों। जो है ये उपसर्ग -3 का उपसर्ग क्या होता है? मिली होता है। -6 का उपसर्ग क्या होता है? माइक्रो होता है। 10 के पावर -9 का नैनो होता है। ठीक है, अब गुणज एवं उपसर्ग एवं संकेत के बारे में हम लोग देखेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, अब 10 के पावर -3 का किलो, 10 के पावर -3 का किलो होगा और 10 के पावर -3 का क्या होगा? मिली होगा। 10 के पावर -3 का उपसर्ग का है मिली है, 10 के पावर 3 है तो किलो हो जाएगा। 10 के पावर -6 है तो माइक्रो, 10 के पावर 6 है तो मेगा। ये ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस यहाँ कुछ नहीं छिपा है तो क्या है? प्लस है। माइनस प्लस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। -9 का नैनो, -9 का नैनो और 10 के पावर 9 का जीगा, 10 के पावर -12 का पीको, 10 के पावर 12 का टेरा, 10 के पावर -15 को फेमटा, 10 के पावर 15 को पेटा। ठीक है बच्चों, ध्यान देकर पढ़िएगा। 10 के पावर -15 को फेमटो, 10 के पावर 15 को पेटा, 10 के पावर -18 को एटो, 10 के पावर 18 को एक्सा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका संकेत को भी हम बता देते हैं बच्चों। मिली का संकेत M होता है। मिली का संकेत M, किलो का K, माइक्रो का U, मेगा के M, नैनो का संकेत N, जीगा का संकेत G, पिको का संकेत P, टेरा के T, फेमटो के F, पेटा के P, एटो के A और एक्सा के क्या होता है? E होता है। तो ये बच्चों परीक्षा में इसमें कितना है? परीक्षा में बच्चों कितना है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 है ना, 6 में से 2 सवाल जरूर आते हैं। यानी कह देगा -3 का उपसर्ग क्या होगा? तो मिली होगा। क्या होगा? मिली होगा। ये मत घबरा जाइएगा, किलो मार दीजिएगा। माइनस प्लस में बहुत गलती होता है। तो आज चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे व्युत्पन्न मात्रा का उदाहरण है। ठीक है, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, इसे संक्षेप में N लिखते हैं। ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है, जिसे संक्षिप्त में J लिखते हैं। देखिए न्यूटन, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन को N से सूचित किया जाता है और ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। जूल को
क्या जूल को ऊर्जा का ऐसे मतलब जूल है, जूल को जे से सूचित किया जाता है। किस से? जे से सूचित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब किसे कहते हैं? क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? दाब किसे कहते हैं? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब किसे कहते हैं? यानी कि दाब क्या है? तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का सूत्र क्या होता है? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है दोस्त, क्या होगा? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो दाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दाब को इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं और बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दाब का एसआई मात्रक। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, इसे हम पास्कल भी कहते हैं। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग किलोमीटर को पास्कल कहते हैं। न्यूटन प्रति वर्ग किलोमीटर को मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यानी कि देखिए मीटर इंटू मीटर से गुना कीजिएगा तो मीटर स्क्वायर होगा। 2 का वर्ग आपसे पूछा जाए तो 2 का वर्ग क्या हो जाए? 2 इंटू 2, यानी कि 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है ना। उसी तरह कह रहा है क्या? देखिए कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो गया है। कैसे हो गया है? वर्ग मीटर है तो ठीक है। तो न्यूटन को एन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? इसको बराबर पास्कल भी कहते हैं, पीए भी कह सकते हैं। पास्कल का संकेत पीए होता है। ठीक है, न्यूटन बराबर यानी कि दिया रहेगा पास्कल दिया रहेगा। अब पूछ देगा कि इनमें से कौन है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, हर बार परीक्षा में आता है बच्चों। ठीक है, तो 1 पास्कल बराबर 1 पीए बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। हमने बताया ना 1 पास्कल को इंग्लिश में पीए कहते हैं। पीए बराबर एन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गैस दाब के मापन का एक मात्रक है जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। गैस दाब का मापन का एक मात्रक कौन है? एटमॉस्फेयर है। गैसीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? एटमॉस्फेयर। ठीक है, वायु दाब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब किसे कहते हैं? तो वायु दाब सुन लीजिए, वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? वायुमंडल में वायु के दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? वायुमंडल में वायु के दाब को वायुमंडल दाब कहते हैं। तो समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब कितना लगता है? 1 एटमॉस्फेयर लगता है। 1 एटमॉस्फेयर देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.013 गुना 10 के पावर 15 पीए। 1 एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? 1.0013 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल। 1 एटमॉस्फेयर बराबर कितना पास्कल होता है? तो 1.0013 गुना 10 के पावर 5 भी बोल सकते हैं। यानी कि शॉर्ट में कहना होगा तो 1 एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 इंटू 10 के पावर 5 एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसे सामान्य दाब कहा जाता है। एक समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब कितना लगता है? 1 एटमॉस्फेयर लगता है। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर को सामान्य दाब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समान दाब। वायुमंडल में वायु दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ताप और ऊष्मा के मात्रक। मापकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ताप का तापमान के मापन के लिए केल्विन तापमान का व्यवहार किया जाता है। इस मापक्रम पर बर्फ के गलनांक 273.15 तथा जल का क्वथनांक का मान 373.15 होता है। यानी कि कहने का मतलब
जल का क्वथनांक कितना होता है 273.15। तो बर्फ जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में दिया है 273.15 केल्विन में। तो इसको देखेंगे बच्चों, न्यूमेरिकल जब पढ़ाऊंगा ना तो न्यूमेरिकल में बताऊंगा कि ये कैसे निकलता है। ठीक है, आप अगर जल का क्वथनांक पूछता है तो 273 डिग्री मार देना। जल का क्वथनांक गलनांक पूछेगा ना तो कितना मारना है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बर्फ का 273 डिग्री और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब केल्विन में दिया है तो 273। ठीक है, जब न्यूमेरिकल बताऊंगा ना तो केल्विन दिया रहेगा, केल्विन दिया रहेगा तो जितना दिया रहेगा मान लो 373.15 दिया है ना, तो 273 डिग्री में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसलिए करें ना 100 आएगा। जल का क्वथनांक कितना आएगा 100 डिग्री, ये सेल्सियस में हो जाएगा। ठीक है, केल्विन में पूछेगा, सेल्सियस में दिया रहेगा तो 273, अगर सेल्सियस में दिया रहेगा जल का क्वथनांक 100 होता है तो आप केल्विन में आंसर देखिएगा तो 100 को जोड़ देना है। 373 आ गया कि नहीं आ गया। तो चलिए न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल टाइप का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आ गया ना। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन पूछेगा तो 273.15 लगभग 273। ठीक है, केल्विन में दिया रहेगा। ठीक है ना, केल्विन में तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जल का क्वथनांक 100 होता है और केल्विन में पूछेगा तो 373। ठीक है ना, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में पूछेगा तो 0 डिग्री और केल्विन में पूछेगा बर्फ का गलनांक तो 273। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर केल्विन में पूछेगा तो 373 डिग्री होगा। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पर केल्विन ताप मापक्रम के एक विभाग के 1K का मान सेल्सियस तापमान पर 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो। 1 के बराबर कितना होता है 1 डिग्री सेल्सियस, 1 के बराबर 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूल का एसआई मात्रक करा ना। जूल का एसआई मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। सॉरी, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। जूल को जे से सूचित किया जाता है, यानी कि जूल का संकेत क्या है, जे है। चूंकि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा, ऊष्मा क्या है एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। एसआई सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का एसआई मात्रक कैलोरी होता है। सीजीएस यानी हमने इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा है, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का एसआई मात्रक कैलोरी हो जाता है। क्या हो जाता है कैलोरी। कभी कभी इसके बड़े मात्रा को किलो कैलोरी, और कैलोरी मिलाइएगा ना, कैलोरी CAL, कैलोरी को CAL से सूचित किया जाता है प्लस CAL, ये दोनों को मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा किलो कैलोरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा किलो कैलोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1 किलो कैलोरी बराबर 100 CAL। देखिए 1 किलो कैलोरी बराबर कितना, 1 किलो कैलोरी बराबर कितना कैलोरी, तो 1000 कैलोरी। कितना कैलोरी 1000। किलो कैलोरी को क्या से सूचित किया जाता है CKCAL। ये हो गया 1 किलो कैलोरी बराबर। ठीक है, 1000 कितना है CAL, यानी कि 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1 किलो कैलोरी बराबर कितना जूल, तो 4186 जूल। 1 किलो कैलोरी बराबर कितना जूल, जूल को जे से सूचित किया जाता है। ठीक है ना, 86 इतना जूल हो जाएगा। ठीक है, 1 किलो कैलोरी बराबर 4186 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा लगभग 42 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों चैप्टर 1 समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अंकी प्रश्न यानी कि हल करने वाले न्यूमेरिकल को देखेंगे बच्चों। तो अगर आप चैनल पर, अगर आज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम बता देते हैं बच्चों कौन कौन से आज प्रश्न पढ़े हैं, उसका अपना कलम कॉपी से बढ़िया से लिखिएगा और पढ़िएगा और समझ में बहुत बढ़िया आएगा। ठीक है ना, एक एक पॉइंट को हमने बता दिया है और एक एक पॉइंट को लिखिएगा और 450 प्लस मार्क्स आना निश्चित है बच्चों।